जब इंसान चुप रहता है तो कभी कभी दर्द चीख बनकर लौटता है। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, एक जिंदा जलाई गई आत्मा की है जिसे समाज ने दबा दिया। पर उसकी आंखें राख से निकलकर गांव की गलियों में गूंजने लगी। उसने सिर्फ अपने कातिलों को नहीं मारा, बल्कि उन सबको सजा दी जो उसकी तकलीफ पर हंसे, चुप रहे या आंखें मूंद ली। यह है राधिका की कहानी, जिसे दहेज ने मारा और बदले में उसने हर रिवाज को जला डाला। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज खूनी सफर में हम आपको एक ऐसे अंधेरे सफर पर ले जा रहे हैं जहां मौत तो होगी, पर उससे पहले आत्मा की वो आग जलेगी जो रूह को भी जलाकर राख कर दे। ये कोई साधारण आत्मा नहीं, ये एक चेतावनी है। खूनी सफर में आपका स्वागत है, जहां डर की हर मंजिल मौत से भी गहरी होती है। धनपुर की सुबह उस दिन अलग थी। आसमान पर बादलों की पतली चादर फैली हुई थी और मंदिर की घंटियों की धीमी गूंज, हवा में घुली हुई गाय के गोबर और चूल्हे के धुएं की खुशबू, ये सब मिलकर जैसे दिन की शुरुआत को राधिका के लिए एक कविता बना रहे थे। राधिका आंगन में झुकी हुई तुलसी के पास पानी दे रही थी। माथे पर लाल टिकली नथनी हल्के से झूल रही थी और खुले बालों में अभी तक रात की नींद की महक थी। वो जैसे ही उठी, पीछे से उसकी छोटी बहन गुड़िया ने उसे छेड़ते हुए कहा, दीदी, अम्मा बोल रही थी कि आज तुम्हारा ब्याह तय होने वाला है। बगैर बताए चली जाओगी हमको छोड़ के। राधिका हंस पड़ी। क्यों रे गुड़िया, तू भी चले चल मेरे साथ, तुझे भी अपने साथ खिला दूंगी बड़का रसगुल्ला। गुड़िया ने अपनी छोटी छोटी आंखें तरेरी। हाँ, वहाँ तो तू अपने पति के साथ बैठी रहेगी, हमें कोई पूछेगा भी नहीं। उसी वक्त अंदर से उसकी माँ सुमित्रा देवी की आवाज आई, अरे राधिका, अब बस भी कर, बहन का मुंह बंद कर और जरा चूल्हे पर ध्यान दे। देख, कोयले की महक उड़ रही है। राधिका भागते हुए रसोई की ओर बढ़ी। हाँ हाँ अम्मा, अब बंद कर रही हूँ। गोलू को चाय दूँ क्या? गोलू, उनका छोटा भाई जो अब तक अखबार के कागज से तलवार बना रहा था, बोला, दीदी चाय नहीं, आज मुझे दूध चाहिए, और वो भी तुम्हारे हाथों से। राधिका ने चुटकी काटी। तू तो जैसे राजा बेटा, दूध चाहिए, वो भी गरम गरम। चल पहले स्कूल की किताब निकाल, पहले दूध फिर किताब। गोलू ने शर्त रख दी। राधिका मुस्कुराई और एक लोटा दूध चढ़ा दिया चूल्हे पर। उसी वक्त सुमित्रा देवी ने दाल की हांडी उल्टी। सब हंसी ठिठोली चल रही है। शादी की बात आ रही है घर में और किसी को जिम्मेदारी का होश नहीं। राधिका थोड़ा गंभीर हो गई। अंदर ही अंदर वो जानती थी कि ये शादी की चर्चा उसके भविष्य की तस्वीर बदल देगी। वो कुछ देर के लिए चुप हो गई, फिर चूल्हे पर लौट आई। धीरे धीरे सब नाश्ते पर जुटे। पिता धनीराम, जो अभी खेत से लौटे थे, थके हुए लग रहे थे। उनके माथे पर पसीने की लकीरें और कपड़े पर मिट्टी की धूल थी। उन्होंने चुपचाप पानी पिया और बैठ गए। बाबूजी, राधिका ने थाली परोसी। खाना लीजिए, गर्म ही है। धनीराम ने बेटी की तरफ देखा। उनकी आंखों में कुछ कहने की कोशिश थी, पर शब्द नहीं निकल पाए। कुछ समय से वो अंदर ही अंदर टूट रहे थे। फसल खराब, कर्ज बढ़ा और अब बेटी की शादी की बात। राधिका ने खुद उनकी थाली में दाल परोसी और धीरे से कहा, बाबूजी, चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा, मैं हूं ना। धनीराम ने राधिका के सिर पर हाथ रख दिया। हाँ बिटिया, तू है तो हम हैं। उस वक्त घर की चार दीवारी के भीतर सिर्फ बातचीत नहीं हो रही थी, वहाँ एक ऐसा प्रेम, ऐसा अपनापन बह रहा था जिसे कोई पैसों में नहीं तोल सकता। ये घर छोटा हो सकता था, लेकिन उसमें राधिका जैसी लड़की के हौसले और प्यार ने एक मंदिर जैसे शांति बसा रखी थी। पर किसे पता था ये शांति जल्द ही तूफान में बदलने वाली है। रात का वक्त था। राधिका अपनी माँ के पास खाट पर बैठी थी। कमरे में धीमी रोशनी जल रही थी। बाहर से मेढकों की टर टर की आवाज आ रही थी। हवा में हल्की सी थिलन थी, पर अंदर का माहौल उससे कहीं ज्यादा भारी था। अम्मा, तुम कुछ परेशान लग रही हो, राधिका ने माँ की गोद में सिर रखते हुए पूछा। सुमित्रा देवी ने उसकी लटों को सहलाया। बेटी, बस सोच रही हूँ, कल सुरेश के घर वाले आ रहे हैं तुझे देखने। राधिका चुप हो गई। उसे पहले से सब पता था। रमेश काका 2 दिन पहले ही खबर दे गए थे कि पास के बक्सरवा गांव के सुरेश सिंह का परिवार राधिका का रिश्ता लेकर आने वाला है। सुरेश के बारे में कहा गया था, लंबा चौड़ा, मेहनती, खेतीबाड़ी जानता है, पढ़ा भी है, लड़का ठीक ठाक है, बस थोड़ा घमंडी मिजाज है। राधिका ने धीरे से पूछा, अम्मा, तुमने उनसे दहेज की बात की? सुमित्रा देवी ने एक लंबी सांस ली। हमारे पास देने को बहुत कुछ तो नहीं है बिटिया, पर तेरा बाबूजी कुछ खेत गिरवी रखने की बात कर रहे हैं, बाइक मांग रहे हैं और 2 तोला सोना। राधिका के सीने में कुछ चुभा।
उसने माँ की गोद से सिर हटाया और खिड़की की तरफ देखने लगी। बाहर आंगन में नीम का पेड़ अंधेरे में हिल रहा था। अम्मा, क्या मैं कोई बोझ हूँ? सुमित्रा देवी ने उसकी ठुड्डी पकड़कर उसकी आंखों में देखा। ना बिटिया, तू तो इस घर की रोशनी है। बस ये समाज ही ऐसा है जहाँ बेटी को विदाई करने के लिए माँ बाप को भीख जैसी हालत में जाना पड़ता है। अगली सुबह घर में हलचल थी। चूल्हे पर खिचड़ी पक रही थी। गुलाब जामुन के लिए छेना तैयार हो चुका था और राधिका की छोटी बहन गुड़िया बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। दीदी, तेरे लिए नया लहंगा आया है, देखो ना कितना चमक रहा है। राधिका मुस्कुराई। अरे बावरी, मैं किसी रानी जैसी थोड़ी लगूंगी। गोलू बीच में बोला, दीदी, अगर वो लड़का तुझसे लंबा निकला तो? शादी मत करना, तू छोटी लगेगी। गुड़िया ठहाके मारने लगी। हाँ, और अगर मोटा निकला तो? दीदी तो दब जाएगी। राधिका ने हंसते हुए दोनों को धक्का दे दिया। चलो भागो यहाँ से, बदमाश कहीं के। दोपहर के करीब एक बैलगाड़ी घर के बाहर रुकी। सुरेश का परिवार नीचे उतरा। 4 लोग थे। सुरेश, उसकी माँ कुसुम देवी, पिता कैलाश सिंह और चाचा राम निवास। सुरेश ने सफ़ेद कुर्ता और नीली पैंट पहनी थी। चेहरा लंबा, मूछें बारीक और चाल में थोड़ा घमंड। कुसुम देवी ने उतरते ही सुमित्रा देवी को ऊपर से नीचे देखा, जैसे आंक रही हो कि ये लोग उनके बेटे के लायक हैं या नहीं। अंदर बैठक में चारपाई बिछी थी, पानी का घड़ा रखा था और हल्का पंखा झूल रहा था। बातों की शुरुआत रस्मों से हुई, फिर धीरे धीरे असली विषय पर आ गए। आपकी लड़की देखने में तो अच्छी है, पर पढ़ाई क्या की है? कुसुम देवी ने सीधा सवाल दागा। 8वीं तक पढ़ी है बहन जी, सुमित्रा ने जवाब दिया। खाना वाना बनाना आता है ना? जी हाँ, सब करती है, खेत में भी हाथ बटा देती है। कुछ देर बाद राधिका को अंदर से बुलाया गया। वो कांपते कदमों से चली आई। उसकी चूड़ियां खनक रही थी, माथे पर सिंदूर की जगह टिकली थी और चेहरे पर एक सादगी भरी चमक। वो जमीन की तरफ देख रही थी। कुसुम देवी ने उसकी चूड़ियों की तरफ देखा, फिर धीरे से बोली, बिटिया, पापड़ बेलना आता है? राधिका ने बहुत धीरे से सिर हिलाया। और मशीन से सिलाई? हाँ, थोड़ी बहुत आती है, उसने जवाब दिया। सुरेश एकटक उसे देखता रहा, फिर अपनी माँ की तरफ झुककर कुछ फुसफुसाया। बातों बातों में कैलाश सिंह ने विषय मोड़ा। देखिए, रिश्ता तो हमें मंजूर है, लेकिन एक बात साफ कर दूं, हम कोई दहेज के भूखे नहीं हैं, पर समाज है, लोग देखते हैं। हमारे बेटे को बाइक और आपकी बिटिया के लिए 2 भर सोना, इतना हम उम्मीद तो रखते हैं। धनीराम ने सिर झुकाया, उनकी आंखें गीली हो गई। हम कोशिश करेंगे, थोड़ा कर्ज भी उठाना पड़े तो करेंगे, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। सुमित्रा देवी ने राधिका की तरफ देखा। बेटी खामोश बैठी थी, वो कुछ बोल नहीं रही थी, पर उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी। एक डर, एक खालीपन और कहीं गहराई में छुपा हुआ विश्वास कि शायद ये सब एक दिन ठीक हो जाएगा। जब लड़का पक्ष चला गया, घर में जैसे सन्नाटा छा गया। न कोई गीत, न कोई उत्सव, बस चुप्पी। रात को सुमित्रा देवी ने राधिका के बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, तू चिंता मत कर बेटिया, हम कुछ भी कर लेंगे तेरे लिए, तू बस ससुराल में इज्जत से रहना। राधिका चुप रही। वो जानती थी कि अब उसका नाम, उसका मन और उसका हंसता चेहरा किसी और की जिम्मेदारी बनने वाला है। उसे क्या पता था कि ये रिश्ता नहीं, एक सौदा है। शादी का दिन आ चुका था। पूरे गांव में जैसे कुछ अलग सा माहौल था। घरों के ऊपर रंगीन झंडियां, नीम और पीपल के पेड़ों पर बल्ब लटकते हुए और मंदिर से आती शहनाई की धुनें। राधिका के घर की मिट्टी में गोबर से लिपाई की गई थी। आंगन में रंगोली बनाई गई थी, सफेद, पीला और लाल रंग, जैसे किसी देवी की पूजा का घर। पास ही में एक खाट पर राधिका की माँ बैठी थी। आंखों में नींद नहीं थी, पर चेहरे पर थकी हुई मुस्कान थी। गोलू नए कुर्ते में इधर उधर भाग रहा था, कभी फूलों की टोकरी संभालता, कभी मिठाई के डिब्बे। गुड़िया अपने हाथों की मेहंदी सूंघ सूंघ कर मुस्कुरा रही थी। राधिका खामोश बैठी थी, जरी का लाल लहंगा पहने हुए, माथे पर बड़ी सी बिंदी और आंखें काजल से गहरी। उसकी मुस्कान हल्की थी, लेकिन कांपते होठों में छुपा हुआ डर साफ था। कपड़े तो रेशमी थे, लेकिन दिल अंदर से पत्थर हो चला था। शाम ढलते ही बारात आई। ढोल, ताशे, डीजे, गांव का सारा लड़कपन इकट्ठा हो गया था। सुरेश सफेद शेरवानी में आया था, सिर पर लाल साफा और आंखों में वही पुरानी घमंड की चमक। ब्याह की रस्में शुरू हुई। मंडप सजा था, आम की पत्तियों से बनी तोरण, बीच में पंडित जी के मंत्र पढ़ते हुए और चारों ओर फोटोग्राफर की तेज लाइटें। राधिका का कन्यादान हुआ। पिता ने कांपते हाथों से बेटी की हथेली सुरेश के हाथ में रखी। अब ये आपकी जिम्मेदारी है बेटा,
धनीराम की आवाज टूट रही थी। राधिका की आंखें भीग गई। उसका मन कह रहा था, क्या वाकई अब मैं आपकी नहीं रही? फेरे शुरू हुए। अग्नि के चारों ओर 7 वचन गूंजे, लेकिन राधिका को सिर्फ एक ही बात याद रही, हर जन्म में पति पत्नी रहेंगे। उसका मन चिल्ला उठा, अगर ये जीवन ही ठीक न हुआ तो अगला जन्म क्यों? विदाई का वक्त आया। माँ ने उसे गले लगाया और वहीं रो पड़ी। बिटिया, अब कोई तुझे तंग करे तो बर्दाश्त मत करना, और हाँ, वहाँ जाकर भी हमें मत भूल जाना। राधिका ने माँ के कंधे पर सिर रखा। अम्मा, अगर कुछ हुआ ना तो मैं पहले आपको ही बताऊंगी। सभी के आंखों में आंसू थे। बैलगाड़ी चली, शहनाई बज रही थी, गांव के कोने कोने में पटाखों की गूंज थी और राधिका की आंखों से बहती चुप्पी थी। ससुराल की देहरी पर जैसे ही उसने पैर रखा, किसी ने धीरे से कहा, दूध जल लेकर आओ, नई बहू आई है। कुसुम देवी, अब उसकी सास, ऊपर से मुस्कुराई, पर उनकी आंखें ज्यों ही राधिका के गहनों की तरफ गई, कुछ ठंडी सी दृष्टि चमक पड़ी। बस यही है? 2 तोला भी पूरा नहीं लग रहा। सुनिए जी, आपने जो वादा किया था। राधिका ने सुना पर कुछ नहीं बोली। घर में घुसते ही सुरेश के चाचा रामनिवास ने धीरे से मजाक किया, अरे सुरेश, बड़ी सीधी सादी लड़की ले आए हो, कोई चमक दमक तो है नहीं? कुसुम देवी ने वही जोड़ दिया, पहले वाली लड़की ज्यादा स्मार्ट थी, लेकिन खैर, अब जो हो गया सो हो गया। राधिका समझ चुकी थी, ये घर उसके लिए घर नहीं है, ये एक कर्ज का हिसाब है। रात में जब सुरेश के साथ कमरे में बैठी तो दोनों के बीच एक अजीब सी चुप्पी थी। सुरेश ने धीरे से कहा, माँ कह रही थी कि तुम्हारे पिताजी ने बाइक पर पुराने मॉडल का हेलमेट भेजा है, ये ठीक नहीं है। राधिका ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपनी चूड़ियों को देखा जो अभी भी खनक रही थी, जैसे उसके मन के भीतर की आवाज को छुपाने की कोशिश कर रही हो। बिस्तर पर लेटे हुए वो छत को देखती रही। क्या ये वही जगह है जहाँ मुझे हंसी मिलनी थी, या जहाँ हर दिन मुझे मरना होगा? थोड़ा थोड़ा करके उसे नींद नहीं आई। सुबह की पहली किरणें खिड़की से कमरे में दाखिल हो रही थी। राधिका चुपचाप उठी, जैसे हर दिन का यह पहला पल भी अब उसके बस का नहीं रहा। उसके ठीक पास सो रहा था सुरेश, करवट बदलते हुए, खर्राटे लेते हुए, और राधिका का मन उसकी चूड़ियों की आवाज तक को दबा देना चाहता था। वो धीरे से उठी, अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और आंगन की ओर चली। कुसुम देवी पहले से रसोई में खड़ी थी, माथे पर शिकन, होठों पर खामोशी और आंखों में गुस्से का वो रंग जो बिना कहे चुपता था। बहू, ये उठने का टाइम है? ससुराल में नींद पूरी करनी आई हो क्या? राधिका ने हाथ जोड़ दिए। माफ करिए माई जी, देर हो गई। अब माफ करने से क्या होता है? जाकर नल से पानी भर लाओ। जब लड़की मायके से गहना कपड़ा नहीं ला सकती तो कम से कम सेवा तो करे। राधिका चुपचाप बाल्टी उठाकर चल दी, नंगे पांव। आंगन की मिट्टी अब उसके लिए ठंडी नहीं, कांटों जैसी चुभन देने लगी थी। पानी भरते वक्त बगल की औरतें फुसफुसा रही थी, नई बहू है ना सुरेश की, देखने में तो बड़ी सीधी सादी लगती है, पर सुना है कुछ ठीक से लाई नहीं दहेज में। राधिका के हाथ कांप गए। एक बार उसने नल की धार में अपनी आंखें धो ली, जैसे हर वो आवाज जो पीछे से चुभ रही थी उसे बहा सके। दिन बीतते गए। हर दिन कुसुम देवी ताने देती, अरे तेरे बाबूजी तो वादा करके मुकर गए, वो बाइक भी आधी पुरानी थी, और वो 2 तोले सोना, हाँ, जैसे पीतल के बर्तन चढ़ा दिए। सुरेश भी अब बदल चुका था, जो कभी आंखों से देखता था अब मुंह फेरने लगा था। मेरे दोस्त हंसते हैं मुझ पर, उसने एक रात कहा, कहते हैं तू तो झूठे दहेज में बिक गया। राधिका का दिल तड़प उठा, मैं कोई सौदा हूँ क्या सुरेश जी? सुरेश ने पलटकर ताना मारा, अगर सौदा नहीं होती तो तेरे बाबूजी कुछ इज्जत देते, अब भुगतो। राधिका की सांसें टूट गई, फिर भी कुछ नहीं बोली। अब ननन भी पीछे नहीं थी। ममता उम्र में राधिका से छोटी पर अहंकार में बहुत बड़ी, रोज राधिका के कपड़े उलट देती, कहती, भाभी ये पहनने लायक है, हम तो ऐसे कपड़े अपनी कामवाली को भी ना दे। राधिका मुस्कुराने की कोशिश करती, पर वो हंसी अब उसके होठों से नहीं, सिर्फ आंसुओं से निकलती थी। सच कहूँ तो अब राधिका का दिन सिर्फ 3 चीजों में कटता, काम, अपमान और अकेलापन। एक दिन ममता का पति राजीव घर आया, पहली बार राधिका से मिल रहा था। आंखों में अजीब सा खिंचाव, चाल में धीमी फिसलन। संध्या का समय था, सब बाहर थे और वो अंदर आया। भाभी, आप तो बहुत सुंदर हैं, उसने धीमे स्वर में कहा। राधिका चौंकी। जी? राजीव थोड़ा करीब आया, आपको ससुराल में कष्ट बहुत मिल रहा है, कोई सहारा नहीं है, चाहो तो मैं दोस्ती निभा सकता हूँ। राधिका पीछे हटी, उसके चेहरे पर डर साफ था। आप ये क्या कर रहे हैं?
डरिए मत, राजीव फुसफुसाया। मैं सुरेश जैसा नहीं हूँ। उसी वक्त ममता आ गई और राधिका ने राहत की सांस ली, लेकिन वो दिन उसके भीतर कुछ तोड़ गया था। अब राधिका ने खुद को सबसे काट लिया। खाना बनाना, सबकी सेवा करना, गालियाँ सुनना, ये उसकी दिनचर्या बन गई। एक दिन सुमित्रा देवी मायके से मिलने आई। राधिका ने उन्हें देखते ही खुद को संभाला। कैसी है बिटिया? मैं ठीक हूँ अम्मा। सुमित्रा देवी ने उसकी आंखों में देखा, सुनी पीली और बुझी हुई आंखें। तू ठीक नहीं है, क्या हुआ? राधिका मुस्कुराई। कुछ नहीं अम्मा, सब ठीक है, बस थोड़ा थक गई हूँ। माँ ने उसका हाथ पकड़ा। उस हाथ में अब चूड़ियाँ ढीली हो गई थी। अगर कुछ गलत हो रहा है तो बता, तेरे बाबूजी कुछ न कुछ करेंगे। राधिका ने माँ के गले लगकर बस इतना कहा, अब कुछ करने की जरूरत नहीं अम्मा, अब तो बस वक्त की बात है। माँ लौट गई, लेकिन सारा रास्ता रोती रही। कुछ ही दिन बाद एक रात राधिका की चीखें घर के भीतर गूंजी। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। सबने मिलकर तोड़ा और अंदर का नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। राधिका छत के कुंडे से लटकी हुई थी। उसके पैरों के नीचे लाल साड़ी का टुकड़ा पड़ा था। हाथ में एक टूटी हुई चूड़ी थी। आंखें खुली थी, जैसे अभी भी किसी से सवाल कर रही हो। सबने ये बताया, आत्महत्या कर ली, शायद ससुराल की जिम्मेदारियों से घबरा गई थी। लेकिन माँ को यकीन नहीं हुआ। मेरी बेटी डरपोक नहीं थी, उसे किसी ने मारा है। ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। पुलिस आई, पूछताछ हुई, लेकिन सुरेश का परिवार ताकतवर था। पंचायत बैठी, सरपंच ने कहा बहू अपने आप मर गई, कोई साक्ष्य नहीं मिला, केस बंद कर दिया गया। राधिका की चिता जली, लेकिन उसकी आत्मा शांत नहीं हुई। उस दिन के बाद से उस घर में अजीब अजीब चीजें होने लगी। ममता की तबीयत बिगड़ने लगी। राजीव रात को चीख चीख कर उठता था, कोई मेरे गले में फंदा डाल रहा है। और एक रात सुरेश ने अपने कमरे में देखा, दीवार पर कोई खून से लिखा था, अब मैं तुम्हारा हिसाब पूरा करूंगी। ममता को राधिका के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ा था। मर ही तो गई, बेचारी सह नहीं पाई। इतना कहकर उसने सिंदूर का डब्बा समेटकर दराज में रख दिया और कान में झुमके पहनने लगी। कमरे में शीशा लगा था, बड़ा सा, दीवार भर का, वही जिसमें खड़े होकर वो अक्सर खुद को निहारती थी। उस दिन रात कुछ अलग थी। आसमान में चांद था, पर उसके चारों तरफ धुएं का हल्का घेरा बना हुआ था। हवा चल रही थी, लेकिन बहुत धीमी और बहुत ठंडी। घर के अंदर सब सो चुके थे। ममता बिस्तर पर लेटी थी, पर नींद नहीं आ रही थी। उसने करवट ली और जैसे ही आंख बंद की, उसे लगा कोई उसकी चूड़ियों को खनका रहा है। उसने चौंक कर आंखें खोली। कमरे में कोई नहीं था, पर चूड़ियों की आवाज अब भी आ रही थी, धीरे धीरे पास आती हुई। उसने टार्च जलाया, पूरे कमरे में देखा, कुछ नहीं। पर तभी उसकी नजर शीशे पर गई। उसमें उसका अक्स था, पर अजीब बात यह थी कि अक्स उल्टा था। उसके चेहरे की जगह किसी और की शक्ल थी। लंबे बिखरे बाल, लाल आंखें और माथे से टपकता खून। कौन है? ममता की आवाज कांप गई। आईने में उस औरत ने धीरे से मुस्कुराया और फिर कान के पास फुसफुसाया, ममता, तू मेरी चूड़ियां पहनने लायक नहीं थी। ममता ने चीख मारी और पीछे हटते हटते दीवार से टकरा गई। अब शीशा हिल रहा था और उसमें राधिका का वही चेहरा बार बार दिख रहा था। तूने मुझे नीचा दिखाया, अब देख, मैं तुझे मिटा दूंगी। अचानक कमरे की बत्तियां गुल हो गई। चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ वही आईना, और उसमें अब ममता की खुद की आंखें काली हो चुकी थी। उसके गले में खुद ब खुद राधिका की चूड़ियों की माला लिपट गई। की आवाजों के बीच ममता का दम घुटने लगा। वो हाथ पैर मारने लगी, पर आवाज गले से नहीं निकल रही थी। फिर उसके कान में आवाज आई, अब तू भी उसी तरह तड़प जैसे मैं तड़पी थी। उसका मुंह खुल गया, जीभ बाहर निकली और आंखें फटने लगी। फिर राधिका की आत्मा ने उसे आईने की दीवार में खींच लिया। सुबह कमरा अंदर से बंद था, दरवाजा तोड़ा गया। ममता शीशे के ठीक सामने पड़ी थी। उसका शरीर नीला पड़ चुका था, चेहरा ऐसा जैसे किसी ने नोच डाला हो। और सबसे खौफनाक बात, उसके कानों में टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े घुसे हुए थे। गांव के लोग बोले उसे किसी चुड़ैल ने मारा है, पर कुसुम देवी का दिल कांप गया। वो जान गई थी ये राधिका थी। उस रात घर में सब सामान्य लग रहा था, कम से कम ऊपर से। ममता की मौत के बाद घर में थोड़ी देर मातम का साया था, पर अब राजीव ने फिर से अपने नाखून बाहर निकालने शुरू कर दिए थे। ममता तो वैसे भी परेशान करती थी, अच्छा हुआ छुटकारा मिला, ये उसके शब्द थे। राधिका की मौत के बाद वो कई बार उसके कमरे में अकेला चला जाता था।
वो तकिए में मुंह घुसाकर सूंघता था राधिका की देह की बची हुई खुशबू। कभी उसके गहनों को निकाल कर देखता, कभी रुमाल को गाल से लगाकर मुस्कुराता। अगर ये औरत जिंदा होती तो मैं इसका पति होता, ना कि सुरेश। उस दिन आधी रात हो चुकी थी। राजीव कमरे में अकेला था। बाहर बिजली गरज रही थी और बारिश की बूंदें खिड़की पर थपथपा रही थी। वो शराब की बोतल लिए लेटा था। खिड़की के ओर से अचानक एक साया गुजरा। कौन? उसने टार्च जलाया। कुछ नहीं था। फिर पीछे से आवाज आई, बहुत नजदीक से। राजीव, मुझे अब तुझसे वो लेना है जो तू जबरन चाहता था। राजीव पलटा। कमरे में कोई नहीं, पर दीवार पर उसकी परछाई के पास एक दूसरी परछाई दिख रही थी। सिंदूर से भरी मांग, चूड़ियों की खनक और बिखरे बालों वाला चेहरा। राजीव ने मुड़कर देखा। कमरे में राधिका खड़ी थी, कपड़े फटे हुए, माथे पर खून और होठों से एक ही शब्द टपक रहा था, छू ना मुझे। फिर से भूत, भूत, राजीव चीखा, पर राधिका ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वह दीवार की ओर बढ़ी और वहां एक आईना बन गया। राजीव की आंखें आईना में कैद हो गई। अब जो दिखा, राजीव खुद बिस्तर पर बंधा हुआ था। सामने राधिका बैठी थी। उसके चूड़ियों से उसकी त्वचा काट रही थी। हर खनक के साथ खून की बूंदें टपक रही थी। तुझे ना कहने पर भी तू मेरी आंखों से कपड़े उतारता था ना राजीव, अब मैं तेरी आंखें ही ले लूंगी। उसने राजीव की पलकें पकड़ी और अपनी टूटी चूड़ी की नोक से एक एक करके उसकी आंखें चीर दी। राजीव की चीखें इतनी तेज थी कि खिड़की के कांच फटने लगे। माफ कर दो, मुझे कुछ नहीं पता था, प्लीज। राधिका ने उसके मुंह में जबान खींच ली। जबान बाहर खून से लिपटी पड़ी थी और अब वो सिर्फ फड़फड़ा रहा था। वो फर्श पर गिरा, रेंगता रहा, पर राधिका ने उसे पीछे से पकड़कर दीवार से चिपका दिया। फिर उसके सीने पर लिखा, बलात्कारी सिर्फ वो नहीं होता जो औरत को छूता है, बलात्कारी वो भी होता है जो उसकी चुप्पी की धज्जियां उड़ा देता है। अब राजीव के पूरे शरीर में तेज जलन होने लगी। उसकी त्वचा खुद ब खुद गलने लगी। नाक से, कान से, आंखों से काला धुआं निकलने लगा और फिर उसके शरीर से जैसे आत्मा अलग हो गई। वो सीधा आईने में समा गया। सुबह। कमरा अंदर से बंद था। राजीव की लाश बिस्तर पर थी, चेहरा सड़ा हुआ, आंखें गायब, जुबान मुंह से बाहर और सीने पर खून से लिखा था, मैंने सोचा था औरत कमजोर होती है। उस दिन से गांव की औरतें उसके नाम से थरथराने लगी। लोगों ने कहा उसके मुंह से औरत की बददुआ लगी थी, लेकिन ये बददुआ नहीं थी, ये तो इंसाफ था जो राधिका की आत्मा ने खुद लिया। राजीव की सड़ी हुई लाश जैसे ही आंगन से उठी, कुसुम देवी बेहोश हो गई। कैलाश सिंह के हाथ कांपने लगे। घर का हर कोना अब उन्हें किसी अनदेखी साया से भरा लगता था। रात को खिड़की की सरसराहट, चूड़ियों की खनक और धीमी हंसी उनके दिल में भाले की तरह उतरती थी। उसे मत मारो, हमें माफ कर दो, कुसुम रात को नींद में चीखती थी और कैलाश वो खेत पर जाने से डरता था। राधिका की परछाई वहाँ मंडराती है। एक शाम दोनों ने तय किया, अब और नहीं, अब हम किसी बाबा के पास चलते हैं। गांव से 3 कोस दूर जंगलों के बीच एक रहस्यमयी स्थान था, बांस की टाल, जहां त्रिपुरनाथ बाबा रहते थे। कहा जाता था जो बाबा की आंखों में आग डाल ले उसका डर छू मंतर, पर जो पाप लेकर जाए उसकी आत्मा जलकर राख बन जाए। कुसुम और कैलाश वहां पहुंचे। रास्ता कांटों भरा, चारों ओर पीपल के झुके हुए पेड़ और सूखी हवाएं। त्रिपुरनाथ बाबा, लंबी शरीर, जटाएं सिर पर लिपटी हुई, आंखों में सिंदूर और कालिक का मिश्रण, गले में इंसानी खोपड़ियों की माला। बाबा ने आंखें खोली। 2 आत्माएं मेरे पास आई है, पाप में डूबी हुई और अब मृत्यु को डर से रोकना चाहती है। कुसुम कांप गई। बाबा, मेरी बहू, वो मर चुकी है और उसकी आत्मा अब घर में तांडव कर रही है। कैलाश ने हाथ जोड़े। बाबा, हमसे गलती हो गई, हमें बचा लीजिए। बाबा ने भभूत उठाई और दोनों की सिर पर फेंकी। तुम नहीं बच सकते। फिर अचानक रुककर बोले, पर एक उपाय है, तुम घर के पुराने कुएं में काली बलि दो, एक बकरी और एक नीले रंग की चुन्नी, और 3 रातें एक कमरे में क्रीम काली महाकाली का जाप करो, शायद वह आत्मा शांत हो जाए। कुसुम और कैलाश भागते हुए घर लौटे। उस रात उन्होंने वैसा ही किया। बकरी को कुएं के पास ले जाकर बलि दी। राधिका की पुरानी नीली चुन्नी को खून में भिगोकर कुएं में फेंका, लेकिन जिस क्षण चुन्नी कुएं में गिरी, कुएं से तेज काली धुआं निकली और आकाश में एक औरत की चीख गूंजी, माँ, मैं अब भी जिंदा हूँ, मौत के पार भी। घर का हर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब शुरू हुआ असली खेल। 3 रात बीत चुकी थी, पर राधिका की उपस्थिति और बढ़ गई थी।
कुसुम देवी को हर बार बाथरूम के शीशे में एक औरत दिखती, लंबे बाल, जलता चेहरा, हाथ में वही चुन्नी और आंखों से सना। कैलाश को रात को छत पर किसी के नाखून घिसने की आवाज सुनाई देती। घरों को जला दूंगी, खेतों को खून से सींच दूंगी। चौथी रात जब दोनों बाबा के बताए अनुसार जाप कर रहे थे, कमरे का दिया बुझ गया। धीरे से दरवाजा खुला और बाहर खड़ी थी राधिका की आत्मा। अब वह कोई सादा आत्मा नहीं थी, वह भैरवी बन चुकी थी, कालिका का रूप, जिसके सिर पर पिशाचों की माला और हाथों में उन चूड़ियों से बना खंजर। माँ, तुम्हें याद है वो दिन जब तुमने मेरी रोटियां फेंकी थी? बाबूजी, जब आपने मेरी माँ को कहा था, बेटी लौटा लो वरना चीता सजा दो। कुसुम चीखी, माफ कर दो, मैं तेरी माँ हूँ। राधिका ने गूंजती आवाज में कहा, माँ नहीं थी, सौदागर थी। तूने मुझे दहेज में झोंका था, अब मैं तुझे शमशान में झोंकूंगी। उसने अपनी चुन्नी फेंकी, चुन्नी जल रही थी और उसमें से सांप निकले। एक एक कर वो कुसुम के चारों तरफ लिपट गए। फिर चूड़ियों का खंजर उसकी गर्दन पर चला और उसकी चीख इतनी तीखी थी कि दीवारों से खून टपकने लगा। अब बारी थी कैलाश सिंह की। तू खेत का राजा बनता था ना, अब चल उसी खेत में गाड़ते हैं तुझे। राधिका उसे घसीटते हुए खेत में ले गई। चारों तरफ की मिट्टी लाल हो गई। उसने फावड़ा उठाया और जमीन खुद ब खुद फटने लगी। कैलाश चिल्लाया, बाबा बचाओ, पर बाबा की माला घर के दरवाजे पर जलकर राख हो चुकी थी। कैलाश की गर्दन पर राधिका ने हाथ रखा। जब मैं मर रही थी तब तू पंचायत में बैठा था, अब देख कैसे जिंदा मिट्टी में गाड़े जाते हैं। धीरे धीरे उसे जिंदा जमीन में गाड़ दिया गया। उसकी आंखें बाहर थी, मुंह खुला था और सिर्फ एक हाथ बाहर रह गए थे। राधिका की आत्मा बोली, अब तेरा अंत नहीं, तेरा इंतजार होगा। हर रात जब कोई औरत रोएगी। 1 महीना बीत चुका था। ममता की जली लाश, राजीव की आंखें गायब, कुसुम और कैलाश का तड़प तड़प कर अंत। अब घर में बस एक ही आवाज बची थी, सुरेश की शराब की बोतल से टकराते गिलास की। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों के नीचे काले गड्ढे और होंठ सूखे हुए थे। दिन में चुप, रात को पागल। हर रात वो डर के मारे लाइट्स जलाकर सोता। कमरे में भगवा झंडा, हनुमान चालीसा, नींबू मिर्च और दीवार पर ताबीजें टांगी थी। फिर भी राधिका की परछाई हर कोने में दिखती, कभी छत पर उल्टा लटकी हुई, कभी दीवार से निकलती उसकी सिसकारियां, कभी रात 3 बजे बाथरूम से आती छन छन की आवाज। और सबसे बुरा, हर रात वो सपने में खुद को लटकता देखता था। एक रात उसने आईने में देखा, उसका ही चेहरा, पर आंखें लाल, गले में फंदा और जबान बाहर निकली हुई थी। बोल सुरेश, अब तुझे कौन बचाएगा? वो चीख कर उठा, सिर पकड़कर जमीन पर गिरा। मुझे माफ कर दो राधिका, मैं डर गया हूँ, प्लीज। अब वो खुद ही पुलिस स्टेशन जाता और चीखता, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बीवी आत्महत्या नहीं, हत्या थी। लोग उसे पागल कहने लगे। गांव में बच्चे उसके पीछे आवाज लगाते, आत्मा वाला दूल्हा। वो अब घर से निकलना छोड़ चुका था। और फिर आई वो रात, पूर्णिमा की रात। घर में वो अकेला था, एक हाथ में शराब, एक हाथ में पिस्तौल। टीवी चल रहा था लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ ब्लैकआउट था। उसमें राधिका की धीमी आवाज गूंज रही थी, क्यों सुरेश, अब चैन से जी नहीं सकते? वो बोतल फेंक कर उठा, क्या चाहती हो? सब मर गए, अब क्या बाकी है? टीवी अपने आप बंद हुआ, कमरे की लाइट बुझी। अब सामने राधिका खड़ी थी, न सफेद साड़ी न भूत जैसा रूप। आज वो थी उस दिन की दुल्हन, लाल जोड़े में, गहनों से सजी, मगर आंखों में शमशान की राख। उसकी मांग में सिंदूर नहीं था, बल्कि काली राख से भरा निशान। तूने मेरी मांग में जो भरा था, अब मैं तेरे खून से उसी मांग को भरूंगी। सुरेश घुटनों के बल गिरा। राधिका, प्लीज एक मौका और दे दो, मैं बदल गया हूँ। राधिका धीरे से उसके पास आई। मुझे जलाया था ना, अब तू खुद जलेगा अंदर से। उसके शरीर पर हाथ रखे बिना उसकी चमड़ी से धुआं उठने लगा। दिल की धड़कनें उल्टे चलने लगी, शरीर की नसें नीली पड़ने लगी और वो जमीन पर गिरा, खुद से ही भागने लगा। हर जगह राधिका की एक छवि दिखती, उसका लटकता शव, उसकी टूटी चूड़ियां, उसकी माँ का रोता चेहरा। वो भागा कुएं की ओर, जहाँ उसने कभी राधिका के गहने फेंके थे। वहीं खड़ा हुआ और बोला, अब तू खुद आकर ले जा, मार डाल। पर राधिका ने उसे हाथ नहीं लगाया। उसने सिर्फ कहा, तेरी मौत मेरी मर्जी की मोहताज नहीं, अब तो खुद से ही मरेगा। और अगले दिन गांव की गलियों में खबर गूंजी, सुरेश सिंह अपने ही घर में मरा मिला, पर मौत नहीं आई, शरीर अपने आप अंदर से गल गया। पोस्टमार्टम में पाया गया, उसके फेफड़े, दिल और आंतें जैसे किसी ने आग से पकाकर सड़ा दी हो, पर शरीर पर एक भी जख्म नहीं थे। गांव में अजीब सन्नाटा पसरा था।
सुरेश की मौत के बाद जैसे पूरी हवा में कोई अदृश्य साया घुल गया हो। कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करता। बच्चे साए साए हवा की तरह खामोश होकर चलते। चौपाल पर अब हंसी की जगह फुसफुसाहटें थी और रात होते ही घर में दरवाजे की कुंडी 3 बार चेक की जाती। गांव की औरतें अब अपनी पतियों की आंखें में सीधे नहीं देखती थी और हर माँ अपनी बेटी को दिन में 10 बार गले लगाकर चुपचाप रोती थी। लेकिन राधिका की आत्मा की खनकती चूड़ियों की आवाज अब सिर्फ हवाओं में नहीं थी, वो अब गांव की नसों में उतर चुकी थी। किसी भी घर में अगर कभी बहू को डांट दी जाती तो उसी रात उसके कमरे की दीवारों पर चूड़ियों के गिरने की आवाज आती। कुछ घरों में खिड़कियों पर उल्टी परछाई दिखती जिनका सिर फांसी के फंदे से झूलता लगता। गांव का मास्टर जो कभी कहा करता था कि दहेज सिर्फ रस्म है, अब हर रात अपने गले पर खरोचों के निशान पाता। अब डर सिर्फ अंधेरे में नहीं था, अब डर दिन में भी दिखता था। धूप में लिपटा हुआ, खेतों में पसरा हुआ, कुएं की जगह पर बैठा और हर कोने से झांकता हुआ। तब गांव के कुछ बूढ़ों ने एक बैठक किया। उनका मानना था कि ये सिर्फ किसी एक आत्मा नहीं हो सकती, ये कोई बहुत बड़ा प्रकोप है। किसी ने कहा राधिका अब देवी बन चुकी है, किसी ने कहा वो दानवी है। लेकिन एक बुजुर्ग औरत जिसकी आंखें सफेद पड़ चुकी थी बस इतना बोली, राधिका न देवी है न राक्षस, वो उन सबकी आवाज है जो जिंदा रहकर भी मरती रही। गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी गगन सिंह कांपते हुए बरगद के नीचे रहने वाले त्रिपुरनाथ बाबा के पास गया। उसकी चाल धीमी थी, आवाज में सूखी लाचारी। बाबा चुपचाप बैठा रहा, आंखें बंद किए। फिर अचानक उसकी माला हिलने लगी, हवन कुंड की राख उड़ने लगी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गगन सिंह ने कुछ नहीं कहा, बाबा ने कुछ नहीं बताया, बस उठ खड़ा हुआ और कहा, अब इसे बस एक ही रास्ता चाहिए, सच का रास्ता। अगली सुबह गांव के चौपाल पर लकड़ियों का सबसे बड़ा यज्ञ मंडप बनाया गया। हर घर से कोई न कोई वहां पहुंचा। पुरुषों ने पहली बार चुप रहना सीखा और औरतों ने पहली बार बोलना शुरू किया। जिन्होंने कभी चुप रहकर जुल्म देखा उन्होंने हाथ जोड़कर कबूल किया, हमने उसे बचाया नहीं। जिन्हें लगता था ऐसी तो बहुएं होती है, उन्होंने पहली बार आंखें उठाकर उसकी फोटो देखी और कहा माफ कर दो। गांव की लड़कियां जिनके हाथों में कभी गुड़िया हुआ करती थी आज राधिका की तस्वीर के आगे चूड़ियां चढ़ा रही थी। एक छोटी बच्ची जिसकी माँ को कई बार पड़ोसियों ने दहेज के लिए गालियां देते हुए सुना, वो तस्वीर के सामने आकर बोली, दीदी अब किसी को जलने मत देना, मैं डरती हूँ। शाम होते होते आकाश में काले बादल मंडराने लगे। हवन कुंड की अग्नि तेज हो चुकी थी। बाबा ने आंखें बंद की और पूरे गांव को मंत्रोच्चार के साथ एक साथ सिर झुकाते हुए देखा। तभी हवा तेज हो गई, आग की लपटें ऊंची उठी और हवन कुंड से ऊपर एक छवि बनने लगी, राधिका की। वही चेहरा, वही लाल साड़ी, पर अब उसकी आंखों में दर्द नहीं था, बस थकान थी। उसने धीरे से अपने हाथ से एक छोटी बच्ची के माथे पर हाथ फेरा और वो बच्ची रोते रोते मुस्कुरा दी। आखिरी बार उसकी चूड़ियां बजी, बहुत हल्की सी, जैसे कह रही हो अब तुम संभाल लो, और अगले ही पल वो अग्नि में समा गई। लेकिन गांव अब भी पूरी तरह शांत नहीं था, क्योंकि किसी ने सुना उस बरगद के पेड़ के नीचे एक औरत की धीमी आवाज आई थी, अगर फिर किसी बेटी ने दर्द सहा तो मैं फिर लौटूंगी, इस बार राख बनकर नहीं, आग बनकर। राधिका की कहानी खत्म हो गई, लेकिन उसकी चीखें अब भी हर घर की दीवारों पर गूंजती है जहाँ बहुओं से चुप रहने को कहा जाता है। दहेज वो जहर है जो सिर्फ एक लड़की को नहीं मारता, बल्कि पूरे समाज की आत्मा को सड़ा देता है। अगर आप भी इस कहानी से जुड़े, अगर आपके रोंगटे खड़े हुए, तो आज सिर्फ डरिए मत, जागिए, आवाज बनिए, क्योंकि अगली राधिका आपके घर में भी हो सकती है। अगर आपको ये कहानी सच लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको क्या सबसे ज्यादा चुभा, शेयर कीजिए ताकि और लोग भी सोचे, और खूनी सफर को सब्सक्राइब कीजिए, जहां हम आपको ऐसे ही डर के साथ एक सच्चाई से मिलवाते हैं। हम फिर मिलेंगे एक और सफर में, जहां डर सिर्फ कहानी नहीं, आईना होगा। खूनी सफर के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हर डर कुछ कहता है। धन्यवाद।